नमस्कार। हिंदी भाषा और विकास की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का जो विकास शुरू होता है उसको समझने के लिए हमने बताया था कि हम अगर विश्व भर की भाषाओं की बात करें तो लगभग इनकी संख्या 3000 पहुँच जाती है, जिनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। नाम याद करिए, कौन कौन से 4 नाम बताए गए थे? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इन 4 भाषा परिवारों में हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वह है भारोपीय भाषा परिवार। तो याद रखिए कि विश्व की लगभग जो 3000 भाषाएं हैं, ये हम बात कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। इन 13 भाषा परिवार में 4 भाषा परिवार जो हैं वो भारत से संबंधित है। और इन 4 में या इन 13 में आपको किसको याद रखना होगा? भारोपीय भाषा परिवार, भारतीय। अब सवाल यही उठता है कि हम भारतीय और यूरोपीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को आज हम करने का प्रयास करेंगे। और मैंने कहा था कि भारत में लगभग 73% बोली जाने वाली भाषा जो है वो इसी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब भारोपीय भाषा परिवार, फिर याद करिए, मैंने ये बताया था कि इसको 10 शाखाओं में बांटा गया है और इस 10 शाखाओं को 2 वर्ग में रखा गया है। मुझे लग रहा है कि आपको याद आ रहा होगा। और इन 2 वर्गों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इनमें से एक वर्ग मैंने बताया था सतम वर्ग, सतम, और दूसरा वर्ग आपको याद होगा किंतु। इस सतम वर्ग के अंतर्गत 4 शाखाएं हैं और किंतु वर्ग के अंतर्गत 6 शाखाएं हैं। इन 4 शाखाओं में से जो नाम आपको याद रखना है, सतम वर्ग के अंतर्गत जो 4 शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा है भारत ईरानी। बाकी हमने नाम कर बता दिया था, लास्ट वीडियो में आप जाकर के देख भी सकते हैं, भारत ईरानी। और इस भारत ईरानी शाखा का दूसरा नाम है आर्य शाखा। अब यहीं से क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर इसको आर्य शाखा क्यों कहा जाता है। तो अब हम आज की जो क्लास है यहीं से शुरू करेंगे, भारत ईरानी अर्थात आर्य शाखा से। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो आर्य शब्द है ये किस रूप में प्रयोग किया गया। जैसे देखिए, वर्तमान में हम 2020 ईस्वी में हैं। समय को थोड़ा सा हम और पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट ईस्वी, जब ईसा मसीह का जन्म होता है, इसको एडी कह सकते हैं। यहां से आप पीछे चलेंगे 1500 वर्ष पीछे, इसे कहा जाएगा 1500 ईसा पूर्व, जैसे को 1500 बीसी कर सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। 1500 बीसी में भारत में एक नई सभ्यता का जन्म होता है। जैसे आपको पता है कि भारत के और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में संधव सभ्यता को शामिल किया जाता है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। उसका पतन जिस भी कारण से हुआ, उसके बाद भारत में जिस दूसरी सभ्यता का जन्म होता है, उस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। जिसकी प्रणेता थी आर्य। तो 1500 ईसा पूर्व की जो सभ्यता थी वो सभ्यता किसकी थी? आर्यों की सभ्यता थी। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं कि शाब्दिक रूप से आर्य जो है ये मध्य, अगर शब्द की पहले बात करें तो शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब सवाल यह है कि आर्य थे कौन? तो आर्य कौन थे, इसको लेकर के विद्वानों में अपने अपने मत है, या कहीं जिनके बीच मतभेद है। लेकिन अब इसमें जैसे मैक्स मुलर का ये कहना है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से चल करके भारत पहुंचे थे। अब मध्य एशिया में अब ये भी कहा जाता है, जैसे यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो पर्वत है यूराल पर्वत, यहाँ से चलकर ये मध्य एशिया पहुंचते हैं। मध्य एशिया से पहुंच करके यह जब भारत पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद ये यहाँ से कह लीजिए 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक शाखा इसकी जो ईरान की तरफ चली गई, एक शाखा जो ये पश्चिमी पंजाब की तरफ चली गई, या कश्मीर के और पंजाब के क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो विस्तारित हो जाती है जो शाखा। तीसरी शाखा जो है जो इस भारतीय क्षेत्र में या उत्तर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से आप देखिए, यहीं से इस भाषा के विकास को, हिंदी भाषा के विकास को आप समझ पाएंगे। अब आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, ये भारत में प्रवेश करते हैं 1500 ईसा पूर्व, और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय होता है,
इसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस वैदिक सभ्यता के प्रणेता थे आर्य और इनकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है, इसी कारण से इसको कहा गया वैदिक सभ्यता। और इन आर्यों की मूल भाषा थी संस्कृत। आर्य के आने से पहले भारत में जो लोग रह रहे थे उन्हें आप अनार्य कह सकते हैं, उनको मूल निवासी कह सकते हैं, अनार्य कह सकते हैं। अपनी इनकी भी तो कोई ना कोई भाषा रही होगी। अब आप जैसे सपोज करिए, अगर एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाए तो जब वहां के भाषा के संपर्क में आएगा तो उसकी भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। जैसे अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद हिंदी में कई अंग्रेजी के शब्द आ गए। जैसे आप अगर अमेरिका चले जाइए या ब्रिटेन चले जाइए, आप देखेंगे कि आप हिंदी के कुछ शब्दों को त्याग करके इंग्लिश के शब्दों को अपना लेंगे। आप देखेंगे कि इनकी जो मूल भाषा थी वो यहाँ के मूल निवासियों के संपर्क में आने के बाद उनकी उस मूल भाषा संस्कृत में कुछ परिवर्तन होगा। एक बात और, जैसे कि अगर आप देखें बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या लिखने के लिए भी आप उसी भाषा का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब एक हमारी हिंदी वो है जो हम बोलते हैं, एक हिंदी वो है जिसके आधार पर हम लिखते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत के भी यहाँ पर दो भेद हो जाएंगे। एक वह संस्कृत होगी जिसमें साहित्यिक रचनाएं हुई, जैसे कि वेद लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, इनको आप कहेंगे वैदिक संस्कृत। और एक इसका वो रूप था जो लोगों के द्वारा सामान्य या दैनिक बोलचाल में प्रयोग किया गया, जिसको कहा गया लौकिक संस्कृति। अब आप सारी चीजों के द्वारा जोड़ लीजिए। मैंने क्या बताया कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको 13 भाषा परिवारों में रखा गया। उन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। उस भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत जो 10 शाखाएं उनको 2 वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग है शतम और दूसरा केंद्र। शतम वर्ग के अंतर्गत जो 4 शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारत ईरानी। इसीलिए इसको कहा गया भारत ईरानी, या इसे को हम आर्य शाखा कहते हैं। आगे चलकर भारत ईरानी या आर्य शाखा के 3 भेद हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। एक जिसका संबंध ईरान से है, इसी में ईरानियों का जो सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा गया अवेस्ता या जिंद अवेस्ता, वो इसी संबंधित है। दूसरी शाखा या दूसरा भाग हो गया दरद, और इसका तीसरा भाग होगा भारतीय आर्य शाखा, भारतीय आर्य शाखा। तो इस तरह से इन सभी को अब हम एक बार चार्ट के रूप में समाहित करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, भारोपी शाखा 2 वर्ग में, एक वर्ग है शतम वर्ग। फिर इसके 4 शाखाओं में एक शाखा है भारतीय आर्य शाखा, जिसे आर्य शाखा कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने इसको 3 भागों में बांट दिया। ईरानी, जिसका प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। दूसरा है दरद, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय पामीर व पश्चिमोत्तर पंजाब में बोली जाती है। और भारतीय आर्य शाखा, यही से संबंधित है हिंदी भाषा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये भारत की आर्य शाखा की भाषा है। अब आप ये बताइए, जैसे भी मैंने बताया कि जो आर्यों की सभ्यता थी उसका विस्तार 1520 से लेकर के 1620 तक, जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। तो जब आर्य भारत में आते हैं तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको अनार्य कहा गया। उनके संपर्क में आने के बाद इनकी भाषा में परिवर्तन आया। तो एक भाषा शुरुआत की हो गई जब आर्य आते हैं, फिर एक परिवर्तन होगा जब आर्य अनार्य के संपर्क में आते हैं, तब भाषा में परिवर्तन हो गया, और एक वर्तमान की स्थिति है। तो यहीं से आप देखिए भारतीय आर्य शाखा जो है उसके विकास को कालक्रम के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन भारतीय आर्य शाखा, मध्यकालीन भारतीय आर्य शाखा, आधुनिक भारतीय आर्य शाखा। इन्हीं 3 शाखाओं के आधार पर हम समझेंगे कि हिंदी जो है वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचती है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं या आर्य भाषाएं, या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से अगर देखें तो हिंदी का जो विकास क्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। अलग अलग किताबों में ये तिथि अलग अलग लिखी हुई मिल सकती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 1520 से लेकर के या 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये संस्कृत का प्रयोग होता रहा। इसमें भी 2 रूप मिलते हैं। एक वो रूप है जिसमें वैदिक साहित्यों की रचना होती है, जैसे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, इसीलिए हम इसको वैदिकी भी कहते हैं। और इसकी जो तिथि है
1500 BC से 800 BC, मतलब ये वो समय था जब वैदिक साहित्य का प्रयोग होता रहा। अब चूंकि संस्कृत जो थी वो अनार्यों के संपर्क में आ चुकी थी, इसलिए उसको बोलचाल की भाषा में, जैसे अगर आप देखिए संस्कृत को उसके मूल रूप में बोलना कठिन होता है, इसीलिए उसमें बोलचाल के रूप में अगर देखा सामान्य आचार और विचार के विनिमय के लिए उसमें जो परिवर्तन हुए यह उसका लौकिक स्वरूप कहला गया। जैसे मैंने कुछ देर पहले उदाहरण बताया था आपसे कि अगर हिंदी की बात करें तो हम लिखने के अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल में हम अलग तरह के शब्दों का उपयोग में लाते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें तो 800 BC से लेकर के 500 BC तक का जो समय है वह लौकिक संस्कृत का है। तो संस्कृत के दो रूप हो गए, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हुआ जिसमें वैदिक साहित्यों का सृजन होता है, और दूसरा लौकिक संस्कृत भाषा जो है जिसके द्वारा लोगों ने अपने विचार विनिमय के लिए प्रयोग में लाया, और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी इसका विवेचन किया हुआ है। इसके बाद 500 BC से लेकर के 1000 ईस्वी इस कालक्रम में हिंदी का जो विकास होता है उसे हम मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। और इसमें ज्यादा भाषा जो थी वो व्याकरण के नियमों से अनुशासित नहीं थी, परिनिष्ठित नहीं थी, ज्यादा सुसंगठित नहीं थी, इसीलिए इसको एक अर्थ के रूप में इसको हम प्राकृत भी कह देते हैं। प्राकृत, तो प्राकृत भाषा या मध्यकालीन आर्य भाषा को उनके विकास के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक इसका प्रारंभिक चरण, फिर इसका मध्य का चरण और फिर इसका अंतिम चरण। इसीलिए हम इसको शुरुआती मध्यकालीन को हम प्रथम प्राकृत और इसी को पाली कहा गया। जानते होंगे आप पाली, गौतम बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। जैसे अगर हम तुलना करें दोनों धर्म का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, तो बौद्ध धर्म जो था वो ज्यादा विस्तारित हुआ, ज्यादा क्षेत्रों के लोग उसको अपनाए और प्रभावित हुए। उसके पीछे एक वजह ये भी थी क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो थे वो जन सामान्य की भाषा में दिए थे, और जन सामान्य की भाषा क्या थी? पाली। जैसे जन सामान्य की भाषा का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके क्षेत्र जिस क्षेत्र में हो, जैसे अगर आप बघेलखंड में हैं तो बघेली भाषा आप ज्यादा पसंद करेंगे, बुंदेलखंड के तो बुंदेली, मालवा के तो मालवी, निमाड़ के तो निमाड़ी। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र की जो बोली है उनका अपना महत्व होता है, और उस क्षेत्र में जब संवाद स्थापित किया जाता है तो संवाद ज्यादा प्रगाढ़ होता है, संचार ज्यादा मजबूत होता है। तो प्रथम प्राकृत भाषा को पाली और द्वितीय प्राकृत को ही सामान्य रूप से प्राकृत कहा जाता है। ध्यान रखें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राकृत जो है द्वितीय प्राकृत को प्राकृत नाम भी दे दिया गया है। तो जब हम क्रम में देखेंगे तो इसीलिए हम जब क्रम में देखते हैं तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद ये अपभ्रंश, और उसके बाद अपभ्रंश से किसका विकास हो जाएगा? हिंदी का। तो इस प्रकार आप समझ गए कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम से हुआ। तो इस क्रम को याद रखना है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही कुछ विद्वान अवहट्ट के नाम से भी लिखते हैं, या फिर ये कहिए अपभ्रंश का ही जो उत्तरवर्ती रूप है अवहट्ट कहलाता है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट को शामिल करते हैं, और फिर उससे हिंदी का विकास। तो ये सीक्वेंस हो गया, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश या अवहट्ट, और इससे विकास होता है भारतीय आर्य भाषाओं का। संस्कृत, इसके 2 भाग हैं, 2 रूप हैं, एक वैदिक जिसमें वैदिक साहित्यों का सृजन हुआ, दूसरा लौकिक। पाली, इसी में त्रिपिटकों की रचना हुई है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए, अपने प्रवचन के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। मुख्य रूप से जो बौद्ध ग्रंथ है, मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ जो है इसी भाषा में लिखे गए हैं, चाहे दीपवंश हो, महावंश हो, त्रिपिटक हो, और अशोक की कुछ अभिलेख भी इस भाषा में मिलते हैं। फिर जो प्राकृत भाषा है, इस प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है महावीर स्वामी ने या जैन धर्म के उपदेश के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया। कुछ जैन साहित्यों की रचना भी प्राकृत भाषा में हुई है। फिर अपभ्रंश या अवहट्ट की बात करें, यह एक संधिकालीन भाषा है। क्यों? क्योंकि ये भाषा जो है हिंदी की कहेंगे जो पूर्ववर्ती है, या इसी से हिंदी का जो विकास होता है, जो वर्तमान की जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो इसी अपभ्रंश के 7 अलग अलग भेदों से बनी है। कुछ ग्रंथों में 27 इसके भेद बताए गए, लेकिन इसके 7 मान्य भेद हैं। तो अपभ्रंश के इन्हीं 7 भेदों से या प्रकारों से कह लीजिए आगे चल करके भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, तो भाषा है अपभ्रंश। ठीक है। फिर इसी को उकार बहुला भाषा के नाम से भी जाना जाता है, इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। और इसके 7 भेद से आगे किस तरह से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होता है, अब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार देखेंगे अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे। तभी हमने आपको क्या बताया कि संस्कृत जिसके 2 रूप थे, एक वैदिक और लौकिक। फिर इसके बाद अगली जिस भाषा का विकास हुआ पाली, फिर
प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश के कुछ ग्रंथों में 27 भेद बताए गए हैं, लेकिन मान्य भेद इसके 7 हैं। इन 7 भेदों के पहले नाम देख लीजिए। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, बराचर, महाराष्ट्री। फिर से सुनिए, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, बराचर, महाराष्ट्र। तो ये जो नाम रखे गए क्षेत्रों के आधार पर नाम रखा गया है। सूरसेन, मगध, इनके नाम पर ये नाम रखे गए। अब आप ये देखिए कि जैसे केकय से ये लहदा जो भाषा बनती है, जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है। टक से पंजाबी भाषा, बराचर से सिंधी भाषा, महाराष्ट्री से मराठी भाषा का विकास होता है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। तो इस तरह से इन सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, इन्हीं से आगे चल करके हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो अपभ्रंश की कितनी भेदों से या अपभ्रंश के कितने भागों से हिंदी भाषा बनी है? ये 3 भाग, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी का जो एक समुच्चय था या एक इनका जो सामूहिक स्वरूप था, वही आगे जाकर के हिंदी में परिवर्तित होती है। अब इसमें आपको ये भी समझना होगा, जो सौरसेनी थी, सौरसेनी के 3 भाग हो गए या इसके 3 उपभाषाएं हो गई। जो अर्धमागधी है उसकी एक उपभाषा और मागधी की एक उपभाषा। तो इस तरह से कुल कितनी उपभाषाएं हो गई? 5। इन्हीं 5 उपभाषाओं से 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी जो है सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों से लगभग 1000 ईस्वी में उद्धृत होती है। सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, ये 3 अपभ्रंश के भेद हैं जिनसे हिंदी का विकास होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश के कितने भेदों से हिंदी बनी है? 3 भेदों से बनी है, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। अब हम आगे इसमें बताने जा रहे हैं कि सौरसेनी के ये जो 3 उपभाषाएं हैं, अर्धमागधी और मागधी की एक उपभाषा है, ये कौन कौन सी हैं, और फिर इनसे किस तरह से बोली और फिर किस तरह से अंतिम रूप से आखिरकार हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि आखिर अपभ्रंश के 7 भेदों में से 3 भेदों से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। इसको एक बार आप इस चार्ट में समझ लीजिए। अपभ्रंश के कितने भेद बताए मैंने इसके पीछे? 7 में से 3 सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, इससे हिंदी का विकास कैसे हुआ समझिए। पहली बात तो सौरसेनी के अंतर्गत ये उपभेद है अपभ्रंश के। अब इसके अंतर्गत हम उपभाषा की बात करेंगे। सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? 3, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। अर्धमागधी के अंदर कौन सी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत बिहारी। तो इस तरह से कुल कितनी, अगर टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 उपभाषाएं हो गई। अपभ्रंश के 7 भेद में से 3 भेद सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हिंदी का विकास कैसे हुआ, हम इसको जानने का प्रयास करें। तो सौरसेनी की 3 उपभाषाएं हो गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी और मागधी की हो गई बिहारी। तो कुल कितनी उपभाषाएं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बोली की बात करते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत टोटल 6 बोलियां हैं। खड़ी बोली, इसी को कौरवी कहा जाता है। ब्रजभाषा, बांगरू, बांगर क्षेत्र का नाम पड़ा है, इसी को हरियाणवी कहा जाता है। बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी, ये 6 जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। फिर राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, डढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, बांगड़ी, मालवी, ये हो गई 7 बोलियां। 7 बोलियां और इसमें 6 बोलियां। पहाड़ी में देखिए गढ़वाली, कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी, कुल कितनी बोली हो गई? 3। पूर्वी हिंदी में देखिए अवधी, बघेली, हो सकता है आप में से कई लोगों की ये बोली हो। किस उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किस भेद के अंतर्गत है? अर्धमागधी के अंतर्गत है। तो इसमें भी हो गई और छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां। फिर बिहारी, भोजपुरी, मैथिली और मगही।
टोटल आप कर लीजिए, इसके अंदर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां, राजस्थानी के अंतर्गत 7 बोलियां, पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां, आप सबको टोटल कर देंगे तो ये हो गई 22 बोलियां। लेकिन उसमें कुछ भाषाओं में कम अंतर होने के कारण जो मान्य संख्या है, वर्तमान में जो आधुनिक जो विद्वान हिंदी विद्वान जो स्वीकार करते हैं वो 17 है। कुल संख्या 22, लेकिन आधुनिक विद्वानों द्वारा मान्य बोलियों की संख्या हिंदी भाषा के अंतर्गत हो जाती है 17। तो एक बार इसको देख लीजिए, सौर सेनी की 3 उपभाषाएं, अर्धवाग्दी की 1 उपभाषा, वाग्दी की 1 उपभाषा, टोटल उपभाषा हो गई 5। फिर इसकी 6 बोलियां, इसकी 7 बोली, इसकी 3 बोली, इसमें भी 3 बोलियां और इसमें भी 3 बोलियां, इस तरह से टोटल बोली हो गई 22। लेकिन आधुनिक विद्वानों द्वारा स्वीकृत बोलियों की संख्या है 17। तो इस तरह से आप हिंदी को अब आप क्या करिए, परिभाषित कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और आगे हम इसको समराइज करते हैं। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला कि अपभ्रंश की 7 भेद में से ये 3 भेद हैं जिनसे हिंदी का विकास जुड़ा हुआ है। सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी। अपभ्रंश के 3 भेद से, 7 में से 3 भेद से हिंदी का विकास सौर सेनी, अर्धमागधी और मागधी जुड़ा है। फिर इसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं हैं सौर सेनी के अंतर्गत, 1 उपभाषा है अर्धमागधी के अंतर्गत, 1 उपभाषा है मागधी के अंतर्गत। तो कुल कितनी उपभाषाएं हो गई? 5। और इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां, राजस्थानी के अंतर्गत 7 बोलियां, पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, इसके अंतर्गत 3 बोली। तो इस तरह से टोटल बोलियों की संख्या हो गई 22। लेकिन मैंने कहा कि वर्तमान में जो विद्वान मान्य करते हैं वो है 17। इस तरह से इन्हीं का समूह, इन्हीं का संकलित रूप कहलाता है हिंदी। अब आप ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश के 3 भेदों सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी के 5 उपभाषाओं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, और इनकी 22 बोलियों या 17 वर्तमान में मान्य बोलियों का जो संकलित रूप है वही है हिंदी। 3 अपभ्रंशों से निकली 22 अर्थात मान्य में 17, 22 बोलियां और उनके 5 उपभाषाओं तथा 1 मानक भाषा खड़ी बोली के समूहगत रूप को हिंदी भाषा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम हिंदी को परिभाषित कर सकते हैं। अब हिंदी को लेकर के क्या संवैधानिक प्रावधान है, किस तरह से उसको राजभाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह से राष्ट्रभाषा का दर्जा देने पर समस्याएं उत्पन्न हुई, इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और ये आश्वस्त रहिएगा कि हिंदी भाषा के विकास में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। आप पुराने क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर इसको चेक करने का एक बार प्रयास करिएगा। धन्यवाद।